साथियों को जय भीम, जोहार, नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ ओबीसी राजकीय अघाड़ी से प्रोफेसर श्रावण देवरे सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। बात करेंगे, अभी महाराष्ट्र में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखने को मिला कि प्रवीण दादा गायकवाड़ जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं संभाजी ब्रिगेड के, उनके ऊपर जिस तरह कुछ अराजक तत्वों द्वारा, असामाजिक तत्वों द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया, उनके 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 मुंह को कालिक पोता गया और उनके साथ जिस तरह अभद्र व्यवहार किया गया, इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा जो प्रदीप दादा गायकवाड़ जी चलाने का काम करते हैं, वो इस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह अराजक तत्वों द्वारा उन पर हमला करके उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे सर, जिस तरह महाराष्ट्र में ये घटना घटी, इसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? नहीं, देखो, ये जो घटना घटी है ये केवल महाराष्ट्र में हो रही है ऐसा नहीं है। 2014 से, उससे भी पहले ऐसे अटैक होते थे, लेकिन 2014 से ये अटैक बढ़ने लगे हैं। जो भी लोग समाज में एनलाइटनमेंट करते हैं, प्रबोधन करते हैं और समाज को जागरूक करते हैं, अंधविश्वास, कर्मकांड के खिलाफ, जाति व्यवस्था के खिलाफ, फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा को समाज में फैलाते हैं, ऐसे सभी लोग, चाहे वो कोई भी जाति के हो, उन पर ऐसे अटैक हो रहे हैं गुंडों द्वारा। ये जो गुंडागर्दी है ये ब्राह्मणवाद से प्रेरित है। तो ब्राह्मणवाद से प्रेरित गुंडागर्दी जो भी है, देखो, हम तो छोटे कार्यकर्ते हैं, लेकिन हम पर भी ऐसा ही हमला संभाजी ब्रिगेड के नाम से कुछ गुंडों ने किया था। अभी वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन से थे ये पता तो नहीं चला, क्योंकि वो खुद को बोलते थे, लेकिन संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ता भी ऐसे ही अटैक लोगों के ऊपर करते हैं। और आज उनके लीडर जो है प्रवीण दादा गायकवाड़, जो कट्टर फुले शाहू अम्बेडकरवादी है और जो बिल्कुल एकनिष्ठ है अपने विचारों के लिए, उन पर ये जो अटैक हुआ है ये निंदनीय है। इसका निषेध मैंने तुरंत, जैसे ही मैंने टीवी पर न्यूज देखी, तुरंत मैंने फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे पोस्ट डालकर इस निंदनीय घटना की निंदा की है। और लेकिन एक बात इसमें एक महत्वपूर्ण ये है कि भले ही प्रवीण दादा गायकवाड़ से हमारे कुछ मतभेद है, क्योंकि मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर कुछ मतभेद हुआ, लेकिन अकेला एक प्रवीण दादा गायकवाड़ है जिसने ये भूमिका स्पष्ट रूप से महाराष्ट्र में ली कि मराठा को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन ओबीसी में से आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इससे ओबीसी का नुकसान हो सकता है। तो ये जो मराठा ओबीसी संघर्ष है, ये अगर बंद करना है तो मराठाओं ने स्वतंत्र आरक्षण लेना चाहिए, ना कि ओबीसी में आरक्षण लेना चाहिए। फिर बाद में केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लगाया। हर स्टेट में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, केंद्र में, सेंटर में भी है। तो प्रवीण दादा एकमेव ऐसे मराठा लीडर थे जिन्होंने भूमिका ली, प्रवीण दादा गायकवाड़ ने, कि मराठाओं को अब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लेकर शांत होना चाहिए और संघर्ष नहीं बढ़ाना चाहिए। इस तरह से भूमिका लेने वाले एकमेव प्रवीण दादा गायकवाड़ महाराष्ट्र में है। और इसलिए हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटी, हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटी। हम एक दूसरे के घर जाते हैं, चर्चा करते हैं और एक दूसरे को फोन भी करते हैं, चर्चा करते हैं। अभी भी हमारी दोस्ती कायम है। तो ऐसे व्यक्तिमत्व को मराठा समाज ने स्वीकार नहीं किया, उनकी भूमिकाओं का स्वीकार नहीं किया। और प्रवीण दादा गायकवाड़ जैसे, श्रीमंत कोकाटे जैसे लोग जो विचारक है, अभ्यासक है और मराठा समाज को एक दिशा देने वाले हैं,
न्यायमूर्ति पीवी सावंत थे, आज भी न्यायमूर्ति विजय कोळसे पाटिल है। ये दोनों न्यायाधीश, एक सुप्रीम कोर्ट के एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ये भी अच्छे फुले शाह अम्बेडकरवादी है। तो ब्राह्मणवादियों ने ये काम किया, आरएसएस संघिष्ठ लोगों ने, कि इन अच्छे विचारों वाले फुले अम्बेडकरवादी विचार वाले मराठाओं को मराठा समाज स्वीकार ना करे, मराठा समाज उनको ना सुने, इसलिए जरांगे जैसे अनपढ़ आदमी को लीडर बना दिया आरएसएस बीजेपी वालों ने। और महाराष्ट्र के सभी मराठा लोग, चाहे वो लिखे पढ़े हो, चाहे वो अज्ञानी हो, चाहे वो खुद को फुले शाह अम्बेडकरवादी कहने वाले हो, तो ये सब जो है, ये सब मराठा लोग जरांगे जैसे अनपढ़ आदमी के पीछे जाने लगे। और प्रवीण दादा गायकवाड़ जैसे विचारवंत आदमी को मराठा समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया। तो आज ये जो अटैक हुआ है, इसका कारण ये भी है कि जब किसी विचारवंत को समाज नहीं स्वीकारता, जैसे कि तात्या साहब महात्मा फुले को माली समाज ने, ओबीसी ने कभी नहीं स्वीकार किया, तो उनके ऊपर भी अटैक हुआ था, उनको तो खूनी हमला हुआ था तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले पर। तो ऐसी स्थिति होती है कि समाज जिस महापुरुष को स्वीकारता नहीं, उसको मारने का काम ब्राह्मणवादी लोग करते हैं। तो मेरे ऊपर भी अटैक हुआ था 1 साल पहले। अभी प्रवीण दादा गायकवाड़ जैसे फुले अम्बेडकरवादी आदमी पर भी अटैक हुआ, और ये सिलसिला चलने वाला है। देखो, वो किसी भी जात के आदमी को नहीं छोड़ते। देखो, वो दाभोळकर, डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर जो है, वो ब्राह्मण है, कोकणस्थ है, और लेकिन वो कर्मकांड के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ ऑर्गेनाइजेशन बनाकर काम करते हैं, इसलिए उनका भी मर्डर कर दिया गया आरएसएस बीजेपी की लोगों के माध्यम से। और फिर दूसरा मर्डर उन्होंने कॉमरेड पानसरे का किया, जो कॉमरेड पानसरे कम्युनिस्ट थे, लेकिन फिर भी वो फुले अम्बेडकरवाद मानते थे, मंडल आयोग लागू होना चाहिए, इसके लिए काम करते थे। मंडल आयोग पर किताब भी उन्होंने लिखी। और छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, तो सच्चे शिवाजी महाराज बहुजन समाज को लोगों को बताने के लिए उन्होंने किताब लिखी, ताकि गो ब्राह्मण प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी को ना स्वीकारते हुए रैतों का राजा, बहुजनों का राजा, प्रजाजनों को राजा, इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वीकारना चाहिए। इसलिए कॉमरेड शरद पाटिल जैसे फिलोसोफर ने किताबें लिखी, पानसरे जैसे अभ्यासक ने किताबें लिखी। तो पानसरे साहब का खून भी इसी वजह से हुआ। और कर्नाटक में जो एक कम्युनिस्ट माइंडेड औरत थी, अभी उनका नाम कलबुर्गी, हाँ, वो कलबुर्गी जो थे, वो भी, और एक औरत थी, क्या उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये सब कलबुर्गी साहब तो लिंगायत समाज के थे, और लिंगायत धर्म कैसा क्रांतिकारक है, ये लिंगायत धर्म का क्रांतिकारक सिद्धांत जो थे, वो उस पर किताबें लिखते थे और लोगों में एनलाइटनमेंट प्रबोधन करते थे। तो उनको भी मार दिया गया। और एक दुर्गा, अभी उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, तो उनको भी मार दिया गया। तो ये मारने का सिलसिला तो 5000 साल का पुराना उनका परंपरा उनकी रही है, ब्राह्मणवादियों की। तो शंभू, एकलव्य, तो ये हमारे पूर्वज थे जो क्रांतिकारक थे, उनको भी मार दिया गया, कर्ण को मार दिया गया। और फिर बाद में ऐसे कई अच्छे विचारों के, पुरोगामी विचारों के जो राजा थे, उनका भी मर्डर कर दिया गया। तो ये तो उनकी परंपरा है। विचारों से वो विरोध नहीं कर सकते, तो फिर वो हथियार उठा लेते हैं और हथियार से मार देते हैं। उनका विश्वास है कि आदमी मर गया तो उसके साथ उसके विचार भी मर जाते हैं। लेकिन बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा,
आपने सर हमसे बातचीत के दौरान ये कहा था कि महाराष्ट्र के जो मराठा लोग हैं या जो भी वहाँ के बहुजन लोग हैं, जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, उन्होंने ही महाराष्ट्र में जो पेशवाई है उसको फिर से लाने में मदद की, ऐसा आपने बयान दिया था। उसको लेकर के आ गए हैं, क्या उसी का परिणाम है सर जो ये आज प्रवीण दादा गायकवाड़ के साथ हुआ, कल किसी और नेता के साथ होगा? क्या ये जो लोगों की उनकी भी जिम्मेदारी है ऐसे घटनाओं में, उनका भी हाथ है, क्या कहेंगे सर आप? नहीं, प्रवीण दादा गायकवाड़ का पर्सनली वो आरएसएस बीजेपी के खिलाफ ही थे पहले से और आज भी है। लेकिन मराठा आपने कास्ट सर आपने गौरी गौरी लंकेश का शायद जिक्र करना चाहते थे, गौरी लंकेश। हाँ, गौरी लंकेश मैडम का भी मर्डर हुआ। तो मैं ये आपका सवाल का जवाब देते हुए मैं ये कहने जा रहा था कि महाराष्ट्र में फुले शाह अम्बेडकर विचारों का महाराष्ट्र ये दुनिया में सब लोग जानते हैं। तो वैसे ही पेशवाई की प्रतिक्रांति होने का असर महाराष्ट्र में नहीं था और बीजेपी का राज महाराष्ट्र में आएगा ऐसा नहीं लगता था। लेकिन पहले 1993 में और 1994 में शिवसेना के माध्यम से, बाल ठाकरे के माध्यम से बीजेपी का राज महाराष्ट्र में शुरू हुआ। फिर बाद में सेंट्रल में भी ये अटल बिहारी वाजपेयी के माध्यम से बीजेपी की सरकार आई और महाराष्ट्र में 2014 में बीजेपी की सरकार नहीं आ रही थी क्योंकि शिवसेना ने साथ छोड़ देने के बाद बीजेपी अल्पमत में थी और सरकार को स्थापन नहीं कर सकती थी। तो ऐसे वक्त में बीजेपी को सपोर्ट किया मराठा पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, शरद पवार की पार्टी। इन्होंने बीजेपी को बिन मांगे, मतलब उन्होंने सपोर्ट मांगा भी नहीं और इन्होंने कुछ शर्त भी नहीं रखी, तो बिन शर्त ना मांगते हुए भी बीजेपी को राष्ट्रवादी कांग्रेस ने सपोर्ट किया और महाराष्ट्र में पेशवाई की प्रतिक्रांति करने में इस मराठा पार्टी का बहुत बड़ा मदद हुआ उनको। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य जो था ये मराठा राज्य था। मराठा राज्य मतलब महाराष्ट्र में रहने वाला हर मराठी आदमी मराठा कहलाता था। आज भी कोई महाराष्ट्र का किसी भी जाति का आदमी, महाराष्ट्र का किसी भी जाति का आदमी अगर दिल्ली जाता है, चेन्नई जाता है, तो उसको लोग कहते हैं कि ये महाराष्ट्र से आया हुआ मराठा आदमी है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। तो महाराष्ट्र में रहने वाला, मराठी बोलने वाला मराठा, ये सबको मालूम है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य भी वैसे ही था, लेकिन उसमें बाद में मराठा सरदारों की संख्या बढ़ती गई और फिर ये जो मराठा सरदार थे ये गद्दार निकले और इन्होंने पेशवा जो थे वो आपे जो पेशवा ये कारकुनी का काम करते थे, लिखा पढ़ी का काम करते थे, वो कई बड़े पद पर थे ऐसा नहीं, सिर्फ ऑफिस में बैठ के लिखा पढ़ी करने वाले, जमा खर्च देखने वाले, ऐसे लिखा पढ़ी करने वाले कारकुन लोग थे ये पेशवा। तो इनको मराठा सरदारों ने इनको पेशवा बना दिया और पूरा मराठा स्वराज्य जो था छत्रपति शिवाजी राजा का, ये पूरा स्वराज्य जो था इसका रूपांतर पेशवाई में कर दिया मराठा सरदारों ने। और वही इतिहास 2014 में मराठा पार्टी, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसने फडणवीस को सपोर्ट करके फडणवीस पेशवा को पेशवाई स्थापन करने में मदद की। तो इतिहास की ये पुनरावृत्ति है। तो और देखो, ब्राह्मण हमेशा अकेला कुछ नहीं कर सकता। इतिहास में देख लो आप, इतिहास में चाणक्य ब्राह्मण था, वो कुछ नहीं कर सका। जब उसको चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से एक ओबीसी आदमी की मदद मिली, तो चंद्रगुप्त चाणक्य के चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से चाणक्य ने वहां पे काउंटर रिवोल्यूशन किया, प्रतिक्रांति की। ब्राह्मणों का राज, मतलब बौद्ध राजा जो था नंद राजा, उसको खत्म करके, उसको मार के और षड्यंत्र करके उसको खत्म किया और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया ताकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था निर्माण हो सके। तो ब्राह्मण अकेला कुछ नहीं कर सकता, ब्राह्मणों को चाहिए हमेशा किसी दूसरे जाति के लोगों की मदद चाहिए। वैसे ही
हर समय में 5000 साल हो या 6000 साल हो, हर समय में क्षत्रियों ने बहुत ज्यादा मदद की है। ओबीसी चंद्रगुप्त मौर्य तो एक दो उदाहरण है, लेकिन हमेशा क्षत्रियों की मदद से ही ब्राह्मणों ने अपना ब्राह्मणवाद स्थापित किया है और ब्राह्मणवादी राज्य स्थापित किया है। जैसे कि राम है, जैसे कि श्री कृष्ण है, जितने भी दशावतार है उसमें जो नॉन ब्राह्मीण अवतार है वो सब क्षत्रिय थे और इन क्षत्रियों की मदद से ब्राह्मणों ने राक्षसों को, मतलब क्षुद्र अति क्षुद्र लोगों को पराभूत करके हरा कर अपना ब्राह्मणवादी राज्य स्थापित किया है। यही इतिहास 2014 में महाराष्ट्र में सिद्ध हुआ और पूरे देश में जाट, पटेल, मराठा, ठाकुर, राजपूत, ये जो क्षत्रिय जाति थी, ये सब क्षत्रिय जाति की मदद से ही भाजपा ने केंद्र में सत्ता स्थापित की। फिर बाद में ओबीसी ये राम मंदिर की वजह से जुड़ गए। ओबीसी का जुड़ने का कोई मतलब नहीं है, ओबीसी को कुछ हिस्सा मिला सत्ता में, ये भी नहीं है, ओबीसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन सिर्फ धर्म के नाम के कल्चरल काउंटर रिवोल्यूशन करके राम मंदिर के नाम से उन्होंने ओबीसी को अपने खेमे में लिया और मोदी को एक अकेला मोदी एक ओबीसी को प्रधानमंत्री की पोस्ट पे बिठाकर पूरी ओबीसी वोट बैंक लूटने का काम 2014 से चालू है, आज भी चालू है। तो ये देखो, ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता, या क्षत्रिय आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता। देखो, क्षत्रिय आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता, ब्राह्मण आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये दो अगर इकट्ठा हो जाए, ब्राह्मण क्षत्रिय, तो वो कर सकते हैं। लेकिन ओबीसी के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते। देखो, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ओबीसी था और ब्राह्मण चाणक्य की मदद से वो राजा बन गया, लेकिन जैसे भी चंद्रगुप्त मौर्य को पता चला कि ये चाणक्य ब्राह्मण जो है ये अपना ब्राह्मणवाद थोपने की कोशिश कर रहा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को भी बहुत तकलीफ सहन करनी पड़ी, क्योंकि ये जो चाणक्य था, ये चाणक्य राजा का भी छल करता था, राजा का भी अपमान करता था। दरबार में सभी दरबारियों के सामने चाणक्य चंद्रगुप्त को राजा करके कभी नहीं बुलाता था, वो चंद्रगुप्त को वृषभ करके बुलाता था। वृषभ का मतलब होता है बैल, बैल जो खेत में जोते हम, बैल, तो बैल करके पुकारता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को लगा कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ, साम्राज्य मेरा है, और चाणक्य जिसने मुझे राजा बनाया वो खुद मुझे राजा नहीं बोलता, मुझे ऋषभ बोलता है, बैल बोलता है, शूद्र बोलता है। तो ये जानने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को उसके धर्म को लात मार दी, वैदिक धर्म को लात मार दी, उसका धर्म छोड़ दिया और जैन धर्म को स्वीकार किया। उस वक्त में बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये बहुत बड़े क्रांतिकारक धर्म थे और बहुत बड़े पूरे भारत में इनको शूद्र अति शूद्र लोगों का सपोर्ट था, बौद्ध और जैन धर्म को। तो जैन धर्म का स्वीकार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने ब्राह्मणवाद से अपना छुटकारा कर लिया। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी ब्राह्मणवादियों से उनका भी बहुत छल होता था, दरबार में छल होता था और उनको राजा मानने के लिए वो तैयार नहीं थे। कुछ मराठा सरदार जो थे, जो खुद को शान्नव कुली मराठा बोलते थे, मतलब शान्नव कुली मतलब ऊपर उच्च कुलीन, श्रेष्ठ, ऐसे मानते थे कुछ मराठा सरदार खुद को, वतनदार जमींदार मराठा। वो भी छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज को राजा नहीं मानते थे, उनको शूद्र मानते थे। तो तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोचा कि ये ब्राह्मण धर्म की वजह से हो रहा है, वैदिक धर्म की वजह से मुझे लोग शूद्र बोल रहे हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने वैदिक धर्म को, ब्राह्मण धर्म को लात मार दी, उस धर्म को छोड़ दिया और उन्होंने शाक्त धर्म जो था, जो ब्राह्मणों के खिलाफ था, शूद्र आदि शूद्र लोगों का धर्म था, वो शाक्त धर्म को स्वीकार किया और अपना दूसरा राजाभिषेक जो है वो शाक्त धर्म के माध्यम से उन्होंने करवाया। तो ये परंपरा चलते आ रही है, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि क्षत्रियों की मदद से वो ब्राह्मणवाद अपना स्थापित तो कर देते हैं,
अपना राज स्थापित तो कर देते हैं, लेकिन समय आने के बाद वो लिख देते थे ऐसे एक पुराण ग्रंथों में, जैसे 1200 साल में ईस्वी सन 1200 में उन्होंने एक कथा लिख दी और एक पोथी लिख दी, पुराण लिख दिया कि आज से सिर्फ दो ही जाति है, एक ब्राह्मण और एक शूद्र, मतलब क्षत्रिय भी शूद्र है। नंदांतम क्षत्रिय कुलम, जैसे ही नंद राजा का राज खत्म हुआ उसी दिन से क्षत्रिय भी खत्म हो गए, सभी क्षत्रिय लोग अब शूद्र बन गए हैं और अकेला ब्राह्मण श्रेष्ठ है, बाकी सब शूद्र अति शूद्र नीच है, हीन है। ऐसा उन्होंने किताब में लिखा और लोगों के ऊपर थोपा कि आप अभी सभी शूद्र है। मतलब वक्त देखो, जब ब्राह्मणवाद को स्थापित करना होता है तो वो कभी क्षत्रियों की मदद लेते हैं, ओबीसी की मदद लेते हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद स्थापित होने के बाद फिर वो सभी को शूद्र करा कर देते हैं, सभी को मारने लगते हैं। जैसे कि देखो अभी मेरे ऊपर अटैक हुआ 2014 के बाद, स्वामी अग्निवेश जो थे वो बहुत क्रांतिकारक थे, स्वामी अग्निवेश, उनको भी बहुत मारा पीटा गया। ये जो 4 लोग थे, लंकेश जी, कलबुर्गी साहब, पानसरे साहब, इनको भी मारना शुरू कर दिया। तो ये तो अभी सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि ब्राह्मणवाद स्थापित हो गया है ओबीसी वोट बैंक लूटने की वजह से, और मराठा, जाट, पटेल, ठाकुर, इन क्षत्रिय जातियों की मदद से ब्राह्मणवाद तो अभी स्थापित हो गया है। तो अभी वो सबको मारेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो आदमी ब्राह्मणवाद का विरोध करता है उस हर व्यक्ति को वो मारेंगे, काटेंगे, मर्डर कर देंगे और अपना ब्राह्मणवाद कायम रहेगा। इस तरह से वो काम करेंगे। ये तो अभी सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे सामने एक आशा है, एक आदर्श है हमारे सामने, तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु का आदर्श हम अगर सब मिलके उठाएंगे तो ब्राह्मणवाद को हम खत्म कर सकते हैं। जैसे कि तमिलनाडु के ओबीसी लीडरशिप में स्वामी पेरियार ओबीसी नेता थे, उनके लीडरशिप में जो पॉलिटिकल पार्टी स्थापन हुई, डीएमके और एआईडीएमके, ये दोनों ओबीसी डोमिनेटेड पार्टी थे और ये दोनों पार्टी ने वहां का ब्राह्मणवाद खत्म कर दिया। मतलब बहुजनों का जो आरक्षण था वो 50% से ऊपर 69% तक कर दिया, और फिर बाद में मंदिरों से ब्राह्मण पुजारियों को हकाल बाहर कर दिया कानून बना के। और बहुत सारे कानून उन्होंने ऐसे बनाए कि जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ आज भी काम कर रहे हैं, और ब्राह्मण लोग आज वहां पे पराभूत जीवन जग रहे हैं। जैसे कि उन्होंने 5000 साल से शूद्राति शूद्रों को जीवन जगने के लिए मजबूर किया था। आज तमिलनाडु के ब्राह्मण आज पराजित जीवन जगने के लिए मजबूर है, क्योंकि वहां पे जो ओबीसी लीडरशिप में जो क्रांति हुई तमिलनाडु में स्वामी पेरियार के माध्यम से, उसकी वजह से ब्राह्मणवाद पराभूत हो सकता है। तो उसका आदर्श लेकर हम पूरे भारत में अगर स्वामी पेरियार की विचारधारा को स्वीकार करके काम करेंगे। स्वामी पेरियार की विचारधारा क्या है? स्वामी पेरियार इज्म इज इक्वल टू फुलेवाद, अंबेडकरवाद, इनका विकास, फुलेवाद और अंबेडकरवाद का विकास मतलब पेरियारवाद। तो जो आगे ले जाने वाला जो विचार है उसको स्वीकार करना चाहिए। और आज पूरे भारत में स्वामी पेरियार जैसे क्रांतिकारक विचार कोई महापुरुष ना पहले रख सका, ना अभी आज रख सका है। और स्वामी पेरियार ने केवल विचार नहीं रखे, केवल किताबें नहीं लिखी, उन्होंने विचार भी रखे, किताबें भी लिखी, भाषण भी दिए, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। आज 60 साल हो गए हैं तमिलनाडु में, वहां पे ओबीसी लीडरशिप में बहुजनम का राज है तमिलनाडु में 60 साल से। और 60 साल में वहां पे एक भी धर्म के नाम पर एक भी फसाद नहीं हुआ, जाति के नाम पर एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ, और
कहीं भी कोई भी किसी की जाति की नाराजगी वहां पर नहीं है, क्योंकि सबको अपनी अपनी लोक संख्या के अनुपात सबको अधिकार मिलता है, सबको आरक्षण मिलता है। मुस्लिम धर्म को भी 3.5% आरक्षण 1927 से 1927 से वहां पर SC, ST, OBC, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, इन सबको आरक्षण मिल रहा है। तो कोई नाराज क्यों रहेगा और क्यों दंगा फसाद करेगा? तो 60 साल में कोई दंगा फसाद नहीं है तमिलनाडु में। लेकिन अगर आप देखिए तमिलनाडु छोड़ के पूरे भारत में देखिए, हर राज्य में, हर स्टेट में धर्म के नाम पर दंगा फसाद हो रहा है, जाति के नाम पर दंगा फसाद हो रहा है, आरक्षण के नाम पर दंगा फसाद हो रहा है। तो ये सब ब्राह्मणवाद की देन है, और जब हम ब्राह्मणवाद को खत्म करेंगे तभी ये दंगा फसाद और दो जातियों में, दो धर्म में जो नाराजगी है वो दूर कर सकते हैं। और इसलिए हमें तमिलनाडु का आदर्श लेकर पहले ब्राह्मणवाद को खत्म करना चाहिए, तो हम पर होने वाले अटैक रुकेंगे। आज के कल की घटना से मराठा लोगों ने भी अभी ये देखना चाहिए कि भाई हमने फडणवीस के साथ मिलकर फडणवीस को सपोर्ट करके 2018 में मराठा आरक्षण लिया और ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की फडणवीस की मदद से, और फडणवीस का ब्राह्मणवाद वहां पे अभी महाराष्ट्र में मजबूत हो गया है, तो अब वो मराठा लोगों को भी मारने लगे हैं। देखो पुरोगामी जितने भी मराठा है उन्होंने प्रवीण दादा गायकवाड़ को सपोर्ट किया है और निषेध किया है उन मराठों का जो मराठों ने प्रवीण दादा गायकवाड़ पर अटैक किया, क्योंकि अटैक करने वाले भी सभी मराठा थे। प्रवीण दादा गायकवाड़ पर अटैक करने वाले मराठा थे, लेकिन वो आरएसएस बीजेपी के विचारों के मराठा, जिन्होंने आरएसएस को केडर में प्रशिक्षण दिया है, उनका केडर किया है और उनको प्रशिक्षित करके उनको पढ़ा लिखा कर कैसे अटैक करना है, क्यों अटैक करना है, ये सब उन्होंने षड्यंत्र बनाकर इन मराठा लोगों ने प्रवीण दादा गायकवाड़ पर अटैक किया है। तो देखो अभी मराठा समाज को भी सोचना चाहिए कि सभी पूर्वगामी मराठा लोग प्रवीण गायकवाड़ को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो आज मराठा का नेता बन बैठा है जरांगे, वो जरांगे एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। मतलब जरांगे का सपोर्ट है प्रवीण दादा गायकवाड़ को मारने के लिए। तो इससे मराठा लोगों ने समझना चाहिए कि आरएसएस बीजेपी के विचार करने वाले जो मराठा लोग हैं, इनको मराठा समाज ने स्वीकार नहीं करना चाहिए, और जो फुले आंबेडकरवादी विचार करने वाले मराठा जो नेता है, कार्यकर्ता है, विचारवंत है, उनको स्वीकार करना चाहिए, ताकि ब्राह्मणवाद महाराष्ट्र से खत्म होने की शुरुआत हो सके। क्योंकि उन्होंने शुरुआत की है, मराठों ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने, तो उनको भी ये खत्म करने। देखो शरद पवार ने भी उनका निषेध किया है और प्रवीण दादा को सपोर्ट किया है, लेकिन शरद पवार अगर सपोर्ट करते हैं प्रवीण दादा गायकवाड़ का, तो शरद पवार ने अपनी पॉलिटिकल जो फोर्स है उसको भी यूज करना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने धरना आंदोलन करना चाहिए, गृह मंत्री के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, और जो मराठा लोगों ने अटैक किया है, जो आरएसएस बीजेपी के दलाल थे, उन्होंने अटैक किया है, तो उनको अरेस्ट करने के लिए आंदोलन करना चाहिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज भी शरद पवार ऊपर से खुद को फुले आंबेडकरवादी कहते हैं, फुले शव आंबेडकरवादी कहते हैं शरद पवार खुद को ऊपर से, लेकिन वो अंदर से पूरे ब्राह्मणवादी है। ये उन्होंने कई बार सिद्ध किया है अपनी कृति से। तो ये मराठा लोगों ने ये भी बात सोचनी चाहिए कि अभी ब्राह्मणवाद मराठाओं को भी छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अगर वो छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं छोड़ते, उनका राजाभिषेक नहीं करने दिया, और जब किया तो उनको अपमानित करके उनका राजाभिषेक किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज को इतना छल किया कि उनको हिंदू धर्म छोड़ के, ब्राह्मणवाद धर्म छोड़ के उनको शाक्त धर्म को अपनाना पड़ा। तो छत्रपति शिवाजी राजा को भी वो ब्राह्मणों ने छोड़ा नहीं,
छत्रपति शाहू महाराज को भी ब्राह्मणों ने छोड़ा नहीं, और प्रताप सिंह भोसले जो सातारा गादी पे बैठकर राज कर रहे थे, मराठा राजा छत्रपति प्रताप सिंह भोसले, इनको तो पढ़ने के लिए मनाही कर दी थी पेशवा ने कि तुम पढ़ नहीं सकते। तो प्रताप सिंह भोसले की जो माताजी थी, माताजी ने कहा कि मेरा बेटा तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो पढ़ेगा तभी तो ब्राह्मणों के छल कपट को पहचान सकेगा। तो छत्रपति प्रताप सिंह राजे भोसले, इनकी माता ने रात को 12 बजे उनको उठाकर पढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि रात को 12 बजे कोई उनको पहचान नहीं सकता। दिन को तो वो हाथ में किताब भी नहीं ले सकते थे, दिन को तो हाथ में किताब भी नहीं ले सकते थे। इतनी ब्राह्मणों की दहशत मराठा राजाओं पर थी, और वो मराठा राजाओं को बिल्कुल इजी जेल में डाल देते थे, कैद में डाल देते थे पेशवा ब्राह्मण। तो ये अभी मराठा लोगों ने सोचना चाहिए कि ब्राह्मणवाद को साथ देने से हमारा कुछ भला होने वाला नहीं है। वो आरक्षण देने की बात करते हैं फडणवीस, लेकिन वो आरक्षण कभी नहीं मिलता, कभी सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो जाता है, कभी कोई कमीशन आता है तो वो उनको खत्म कर देता है। तो ये छल कपट है आरक्षण के नाम पर मराठा समाज का, और ओबीसी समाज का भी छल हो रहा है उसके माध्यम से। तो ये मराठा लोगों को सोचने के लिए ये घटना बहुत जरूरी हो गई है कि अब मराठा लोगों ने सोचना चाहिए कि ब्राह्मणवाद को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और जो ब्राह्मणवादी विचार के मराठा लोग हैं उनको समाज से बाहर निकालकर फेंक देना चाहिए। इस तरह से अगर करेंगे तो बाकी के इतर जो छोटी बड़ी जातियां हैं, ये तो हमेशा ऊंची जात का अनुकरण करते हैं। अगर मराठा समाज ने ऐसा किया तो फिर बाकी की जाति के लोग भी करेंगे, क्योंकि हर जात में आरएसएस बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं। ब्राह्मणवादी विचारधारा लेकर हर जाति के लोग काम कर रहे हैं, उनको बाहर निकालकर फेंकना चाहिए। लेकिन इसकी शुरुआत अभी पहले महाराष्ट्र में मराठा जाति ने करनी चाहिए, प्रवीण दादा गायकवाड़ के नेतृत्व में करनी चाहिए, और यही एक बोध शिक्षा हमें इस घटना से लेनी चाहिए। और हम फिर से निंदा करते हैं इस घटना की कि जिसमें प्रवीण दादा गायकवाड़ को अपमानित किया गया, उनके ऊपर शाही फेंककर उनको मारा गया, पीटा गया और अपमानित किया गया, एक अच्छे लीडर को बदनाम करने की कोशिश की। तो इसकी हम निंदा करते हैं, निषेध करते हैं। और मराठा समाज के लिए जो मैंने अभी एक दो बातें बताई है, वो गौर से मराठा लोग सोचेंगे और शुरुआत करेंगे ब्राह्मणवाद के खिलाफ की लड़ाई, ताकि आपके साथ बाकी दूसरी जाति के लोग भी आपके साथ आ सकेंगे। जी, तो साथियों हमारे साथ प्रोफेसर श्रावण देवरे सर थे, जिन्होंने साफ तौर पे जो घटना हुई उस पर विस्तार पूर्वक वो सारी घटनाओं का उन्होंने एक्सपोज किया, किस तरह ये घटनाएं हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, उस पर भी उन्होंने ये बातें रखी। तो साथियों जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा शेयर करें।